19वीं सदी का भारतीय समाज एक ऐसा समाज था जो छुआछूत, जन्माधारित विशेषाधिकारों पर टिका था। तथाकथित ऊंची जाति के लोगों के पास ही सारे हक थे, जबकि समाज का 75% से भी अधिक तबका, जिन्हें आज की परिभाषा में हम पिछड़े या ओबीसी और अनुसूचित जातियां कहते हैं, शूद्र और अछूत थे। वह लिखने पढ़ने, कमाने, दुकान लगाने, यहां तक कि सड़कों पर सम्मान से चलने के हक से भी वंचित थे। ज्योतिबा ने स्वयं अपनी स्थिति बयान करते हुए बताया है कि एक बार जब वह अपने ब्राह्मण मित्र की बारात में शामिल थे, तो उन्हें पहचान लिए जाने पर पूरी बारात ने उनकी जमकर पिटाई की थी। उनका अपराध था कि वह माली जाति के थे और वह ब्राह्मण की बारात में चले गए थे। मूलतः 1872 में प्रकाशित ज्योतिबा फुले की पुस्तक गुलामगिरी तात्कालिक सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ शूद्रों और अछूतों का घोषणा पत्र था। 16 परिच्छेदों में बंटी इस पुस्तक के प्रत्येक परिच्छेद में ज्योतिबा ने अपनी अनोखी शैली, बातचीत या कहे विचार विमर्श शैली में अलग अलग मुद्दों को उठाया है। गुलामगिरी की शुरुआत वह दलितों और पिछड़ों को कैसे गुलाम बनाया, यानी उन्हें उनकी संपत्ति, पूंजी, जमीन और शिक्षा से कैसे वंचित किया, से शुरू करते हैं। वह पुरुष सूक्त का हवाला दिए बिना धर्म ग्रंथों की जाति व्यवस्था के उदय की बातों को मौजूदा विज्ञान के सत्यों के साथ परखते हैं। परिच्छेद 9 तक उन्होंने विभिन्न अवतारों, सुरसुर युद्ध की चर्चा कर तार्किक रूप से उसे दलितों और पिछड़ों की गुलामी की शुरुआत से जोड़ा है। अंत में मैं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में 19वीं सदी के महानतम शूद्र ज्योतिबा के इस कथन से रुखसत करता हूं। हर मनुष्य को आजादी होनी चाहिए, यह उसकी बुनियादी जरूरत है। सभी को आजादी देकर उन्हें जुल्मी लोगों के जुल्म से मुक्त करके सुखी बनाना, यही उनका इस तरह से खतरा मोल लेने का उद्देश्य है। आइए जानते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले के इस सफर को। गुलामगिरी, ज्योतिराव और धोंडीराव। परिच्छेद 3। कच्छ, भूदेव, भूपति, क्षत्रिय, द्विज और कश्यप राजा के संबंध में। मछली और कछुआ, इनमें सभी बातों में तुलना करने पर कुछ बातों में निश्चित रूप से फर्क दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ बातों में, जैसे पानी में रहना, अंडे देना, उन्हें फोड़ना आदि में, उनमें समानता भी दिखाई देती है। इसलिए भागवत आदि पुराणकर्ताओं ने यह लिख रखा है कि कच्छ कछुए से पैदा हुआ है। इसके बारे में भी सोचने पर परिणाम मत्स्य जैसा ही होगा और अपना सारा समय व्यर्थ में खर्च होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए मैं आपसे आगे की बात पूछता हूं कि कच्छ ने बंदरगाह पर उतरने के बाद उन्होंने क्या किया। सबसे पहले उस बंदरगाह की जिस पहाड़ी पर मत्स्यों का कबीला मुसीबत में पड़ गया था, उस पहाड़ी की एक ओर वाले किनारे से वहां के मूल क्षेत्रवासी लोगों को घेरने वाले लोगों के साथ सभी को भगाकर बाद में उसने अपने लोगों को मुक्त किया और वह स्वयं उस क्षेत्र का भूदेव मतलब भूपति बन गया। फिर जिनको कच्छ ने खदेड़ा था, वे क्षत्रिय लोग किस ओर चले गए? जो विदेशी ईरानी या आर्य लोगों का कबीला समुंदर के रास्ते से आया देखकर घबराकर द्विज आए कहकर चिल्लाते हुए पहाड़ी के उस पार जाकर कश्यप नाम के क्षेत्रपति के पीछे पीछे निकले। कच्छ ने उनको इस तरह पीछे पीछे जाते हुए देखकर अपने साथ कुछ फौज लेकर उस पहाड़ी के एक छोर से नीचे उतरा। उसने उस पहाड़ी को पीठ पर लेकर मतलब पीछे छोड़कर कश्यप के राज्य के क्षत्रियों को ईरान की मदद से कष्ट देने लगा। बाद में कश्यप ने उस पहाड़ी को कच्छ से वापस लेने के इरादे से बड़ी जंगी तैयारी की, लेकिन कुछ ने अपनी मृत्यु तक उस पीछे छोड़ दिए गए पहाड़ी को उस क्षेत्रपति के हाथ नहीं लगने दिया और अपनी युद्ध भूमि छोड़कर एक कदम पीछे भी नहीं हट सका। दोस्तों, अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।